नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको बजट कंप्लीट करवा दिया था केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का। आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जा रहे हैं। 69 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स का सेक्शन सबसे कठिन था। इसलिए कठिन था और वाकई कठिन था। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के नहीं गए थे इसलिए नहीं था। जो पढ़ के गए थे उनके लिए भी कठिन था। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रीय जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे विश्लेषण आधारित और तथ्य आधारित जो सवाल होते हैं, फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, और एनालिटिकल सवाल, दोनों प्रकार के सवाल पूछे गए थे। इसीलिए वाकई कठिन हो गया था 69 बीपीएससी का इकोनॉमिक्स का सेक्शन। बिहार स्पेशल के इकोनॉमिक सर्वे बजट से नहीं पूछा गया था। आज हम लोग क्या करेंगे? इकोनॉमिक सर्वे केंद्र सरकार का पढ़ेंगे। केंद्र सरकार का बजट पढ़ चुके हैं, बिहार सरकार का बजट पढ़ चुके हैं। बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपको करवा दूंगा। मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप चारों के चारों अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। विश्लेषण और फैक्ट दोनों को पढ़ कर जाइएगा, रिवीजन करके भी, और एमसीक्यू भी। मैं इसका एमसीक्यू भी आपको करवा दूंगा। एक एक करके पॉइंट वाइज देखते चलेंगे। वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सर्वे इसी में कंप्लीट होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक आप देखिएगा अंत तक। ओके, पहले कुछ हम लोग जीके आधारित फैक्ट देखेंगे। ये एडुटेरिया के मैगजीन से मैंने उठाया हुआ है क्योंकि इन्होंने इसको बहुत अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। जीके आधारित फैक्ट भी देखेंगे, विश्लेषण भी करूँगा मैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। 23 जुलाई 2024 को, 23 जुलाई को क्यों किया गया भाई? ये तो फरवरी में किया जाता था। बजट जिस दिन आता है उससे एक दिन पहले ये किया जाता है। इस बार का जो फुल फ्लेज बजट है वो आया है आपका अंतरिम जब नई सरकार का गठन हो गया है तब। इससे पहले फरवरी माह में अंतरिम बजट लाया गया था। नई सरकार, नई लोकसभा शुरू हुई है तो उसी का बजट जुलाई माह में आया, इसीलिए इसको जुलाई में लाया गया आर्थिक सर्वेक्षण को। बजट से एक दिन पहले हमेशा लाया जाता है, लेकिन बीच में एक आध साल ये गायब भी रहा। बीच में 1-2 साल इकोनॉमिक सर्वे नहीं आए थे। ओके, आर्थिक समीक्षा 23-24 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वीवी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो आर्थिक कार्य जो विभाग है उसका भी नाम ध्यान रखिए। जो इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, वित्तीय सलाहकार होते हैं, उनका भी नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि वो भी आपसे पूछ लिया जाता है पीटी में। अगला देखिए, 1950 से 51 भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। एक दिन पहले आता है, जैसे बजट अगर कल आएगा तो आज इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें होता क्या है? दरअसल में इकोनॉमिक सर्वे को 3 भाग में आप बांट सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे है, इसको 3 भाग में बांटिएगा कि हमने पिछले साल क्या क्या किया, इस साल हम क्या क्या हासिल कर रहे हैं उसके बदौलत, और भविष्य के लिए हम क्या क्या लक्ष्य रख रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, दुनिया के जो अलग अलग विकासशील और विकसित देश हैं उनसे कंपैरिजन भी इसमें आपको दिखेगा कि हम बाकी के दुनिया देशों से कंपेयर कर रहे हैं। वर्ल्ड में कौन कौन सी समस्या है जो भारत की इकॉनमी को प्रभावित कर रही है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा है, और किन समस्याओं का सामना हमने किया है। इन तीनों का आपको विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षण में ही देखने को मिलता है। बजट में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। पिछली बार यूपीएससी ने एक खतरनाक सा सवाल वियतनाम की इकॉनमी से पूछ लिया था। 2022 से वियतनाम की इकॉनमी के बारे में सवाल पूछ लिए थे। कहाँ से था वो? तो वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का ही क्वेश्चन था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र अगर हम लोग डालें तो यहाँ पर कुछ फैक्ट डाले हुए हैं। ये फैक्ट अलग से मत पढ़िए क्योंकि आगे हम इन सारे फैक्ट को पढ़ेंगे ही। आर्थिक समीक्षा 22-23 को 13 अध्यायों में बांटा गया है। सबसे घटिया फैक्ट यही है, 13 अध्याय। अगर पीसीएस में सबसे ख़राब सवाल पूछेगा ना, सबसे घटिया, तो वो यही पूछे कितने अध्याय में बांटा गया। ये भी पूछा जाता है। ग्रुप डी, ग्रुप सी सब में भी ये चीज़ पूछ लेता है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले सबसे घटिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की है। पहला फैक्ट, और ये वर्ल्ड की इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण में देश के साथ साथ विश्व का भी हमें क्या मिलता है, तो देखने को मिलता है कि विश्व में किस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। कंपेयर क्यों करते हैं हम? जैसे आपका टेस्ट होता है तो आप क्या कर रहे होते हैं कि भाई टॉपर के कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने आए हैं, एक बार को कंपेयर करते हैं ना। क्यों? क्योंकि अपनी ग्रोथ देखने के लिए। उसी प्रकार से देश भी क्या करते हैं, तो दूसरे विकासशील देशों से और विकसित देशों से अपनी अर्थव्यवस्था को कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं।
वैसे कंपेयर खुद से भी करना चाहिए, और वो भी किया जाता है कि पिछले साल हमारी ग्रोथ क्या थी और इस साल क्या ग्रोथ है। वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कृषि, उद्योग और सेवा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा वित्त वर्ष 24 में क्रमशः 17.7% प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा हो गया कृषि का, या प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कृषि का तात्पर्य यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर से है। 27.6% हिस्सा उद्योग का हो गया। 54.7% हिस्सा जो है वो सर्विस सेक्टर का है, जिसको टर्सरी सेक्टर भी कहा जाता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी मूल रूप से 3 ही सेक्टर होते हैं। वैसे अगर आप इसके और भी फैक्टर कर सकते हैं तो चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तक होता है फैक्टर, उसके आगे भी होते हैं। सबसे हाईएस्ट जो सेक्टर होता है उसमें वो लोग आते हैं जिनके एक निर्णय से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, जैसे आरबीआई के गवर्नर वगैरह जो हो गए, ये अर्थव्यवस्था के सेक्टर में सबसे अंत सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। एक बार उन्होंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो चेंज किया, पूरी इकोनॉमी डामाडोल हो जाती है, पूरी इकोनॉमी पर शॉक लगता है। ये उस सेक्टर की हम लोग बात करें, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। वित्त वर्ष 24 से विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई है। 9.9% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताता चलूं। सरकार ने देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। भारत की आबादी 140 करोड़, उसमें से सरकार 81.4 करोड़ लोगों को क्या दे रही है, तो भोजन उपलब्ध करवा रही है, ऐसा सरकार ने बोला है। प्रधानमंत्री जी कई बार क्या बोलते हैं, 88 करोड़। इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है 81.4 करोड़, ये ध्यान में रखना है आपको। जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ तक पहुंच गई है। पहला, अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए, इसी अध्याय के तहत ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ का हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको क्या कहा जाता है बंधुओं, इसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये कितना हो गया है, 9.5 लाख करोड़। ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इकोनॉमी में उतना ही ज़्यादा सरकार निवेश कर रही है। निवेश जब भी होता है तो उसका परिणाम हमें मिलता है, आउटकम मिलता है। ओके। खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% हो गई। वित्त वर्ष 24 में भारत का सेवा निर्यात जो था, सर्विस का जो हमने एक्सपोर्ट किया है, वो 341.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। ये सऊदी अरेबिया जितना तेल बेचता है उससे ज़्यादा भारत का सर्विस एक्सपोर्ट है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भारत का सर्विस एक्सपोर्ट कितना हो गया है, 341.1 बिलियन यूएस डॉलर, ये सर्विस का एक्सपोर्ट किया है हमने। चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7% रहा है। बीपीएससी ने एक बार यही सवाल पूछा था। वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। बहुत बार मैंने पढ़ाया है, यहाँ पर नहीं बताऊँगा भी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ये फैक्ट्स याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं। क्या आपको याद नहीं होता है तो क्या करें, तो फिर छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, तैयारी करना ही छोड़ दीजिए अगर याद नहीं होता है तो। अगर आपके पास में एक्सक्यूज हैं तो एक्सक्यूज कोई काम नहीं आने वाला आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान। अगला अध्याय है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, स्थिरता ही मूल तंत्र। ये इसमें थीम रखा गया था कि हम अगर स्टेबल रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए। ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं, स्टेबल तरीके से ग्रोथ करना है। स्टेबल का मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ग्रोथ को हमें स्थिर रखना है। ठीक है। कृषि क्षेत्र का जीएनपीए, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जिसको कहा जाता है, मार्च 2024 के अंत तक 6.5% तक उच्च पर बना रहा। आरबीआई का प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य 4 आसियान देश मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है, और यह 2026 तक लागू हो जाएगा। अब आपसे यही पूछेगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस किससे जुड़ा हुआ है, नक्सलियों को ख़त्म करना है क्या, आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, हमें देश में ट्रैफिकिंग को रोकना है, तो वहीं पर आप फंस जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, आरबीआई से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो आसियान के बड़ी इकॉनमी है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके पेमेंट सिस्टम से भारत के पेमेंट सिस्टम को जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भारत के लोग रहते हैं, या यहाँ से जो हमारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनको दिक्कत ना हो पेमेंट वगैरह करने में। वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य 200 लाख करोड़ रुपए है। 200 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई पर लेन देन हुआ है।
भारत उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्था क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा ऋण वगैरह ले रहे हैं और ये अच्छी चीज़ होती है उधार वगैरह लेना। उधार दुकानदार वाला उधार नहीं है, यहाँ पर बैंकों से ले रहे हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमी में फ्लो बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है भाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, जो मार्च 2023 में 60.1% से बढ़कर 2024 में 64.2% हो गया। वित्त वर्ष 2024 से बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वें स्थान पर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं गुरु, टोटल वॉल्यूम में नहीं है, ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर बोला गया दुनिया में 5वां स्थान। तो ये कृपया करके ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वें स्थान पर है, कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से है, मार्केट कैपिटल के हिसाब से है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला चैप्टर था कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। ठीक है, समृद्धि के बीच में स्थिरता। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहा है। नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए किफ़ायती बनाने के लिए 27.50 रुपये केजी के हिसाब से रियायती कीमत पर भारत आटा पेश किया था। फरवरी 2024 में सरकार ने 29 रुपये किलो के रियायती कीमत पर भारत चावल पेश किया था। भारत चावल, भारत आटा क्या है, तो रिलायंस का नया आटा चावल का बोरी है, अडानी साहब का है, सरकार का है। क्या है भाई भारत चावल आटा, नई प्रकार के उन्नत बीजें हैं। तो सरकार जो है वो गरीब लोगों को, महंगाई में कैसे रहेंगे, क्योंकि सरकार को भी पता है, सरकार बहादुर को, कि गरीब लोग नहीं रह सकते इस महंगाई में आसानी से। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो उनको भारत आटा, भारत चावल दे दो, ताकि वो चुपचाप से घर में खाना खाकर आराम से टीवी देखें। ऐसा मैं कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल होती है जीवन। भारत आटा, भारत चावल आप लेंगे क्या? जिनको मिलता है उनको वाकई ज़रूरत होती है। वित्त वर्ष 2024 में 6 राज्य, अब इनका नाम सुनिए, हरियाणा, राजस्थान अगल बगल में ही है, उड़ीसा पूरब में हो गया, तेलंगाना दक्षिण में हो गया, मणिपुर उत्तर पूर्व में हो गया, और त्रिपुरा भी वहीं उत्तर पूर्व में ही हो गया। मुद्रास्फीति 6% से अधिक थी। बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 6% से कम रही मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के लिए 2024 में 4.5%, 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। क्या इन्फ्लेशन जीरो होना चाहिए? नहीं। क्या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाइपर होना चाहिए, वेनेजुएला टाइप का, जहाँ पर ट्रक में पैसा लेकर जाते हैं और झोला में सामान लेकर आते हैं? ये आज की हकीकत है। ये 2024 में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की हकीकत है वेनेजुएला की। दुनिया में तेल के भंडारण के दृष्टिकोण सबसे बड़ा देश, वैसा भी नहीं होना, लेकिन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बना रहना चाहिए। इन्फ्लेशन का सामान्य अर्थ क्या होता है बंधुओं? महंगाई। महंगाई क्यों बना रहे हैं? महंगाई अति नहीं, लेकिन एक महंगाई का स्तर, सरकार कभी भी जीरो क्यों नहीं करती महंगाई? क्योंकि महंगाई जीरो होने से क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में एक पुश फैक्टर कमज़ोर हो जाएगा। पुश फैक्टर किसके लिए? तो उद्योगों के लिए। अगर बिजनेसमैन है या उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनको सही दाम नहीं मिलेगा, 2 रुपये का मुनाफा नहीं कमाएंगे, तो फिर किसके लिए काम करेंगे? इसलिए सरकार कभी भी इन्फ्लेशन को जीरो करने की बात नहीं करती है, लेकिन सरकार इन्फ्लेशन को 10 से आगे भी नहीं ले जाने देती है। इन्फ्लेशन को बैलेंस करके रखना किसका काम होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ये किसका है? तो भाई आरबीआई के तहत में ये मुख्य रूप से होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसका काम ही होता है बैलेंस बना कर रखना, ना तो जीरो होने देना, ना तो हाइपर होने देना। दोनों ही स्थिति क्या होती है इकोनॉमी के लिए? खराब होती है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। वैश्विक एफडीआई 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। यूपीएससी ने एक बार बहुत गंदा सवाल पूछा, 2018-19 का पेपर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। हर साल एक सवाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से यूपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं। बीपीएससी ने पिछले साल ट्रेंड पकड़ा है कि उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से एक सवाल डाला था। आप ज़रा देखिएगा, स्टेटमेंट आधारित या फिर वन लाइनर आधारित एक सवाल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। तो ये ही आपसे पूछ सकता है। सबसे छोटा सवाल क्या हो गया इससे, कितने बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट रहा? तो 776 बिलियन यूएस डॉलर का। अब इसे पूछता क्या है? आपसे ये पूछ सकता है कौन सी चीज़ का हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है,
ये पूछ सकता है आपसे। जैसे यूपीएससी ने पूछा था पेट्रोलियम वगैरह में किसके एक्सपोर्ट पर या इंपोर्ट पर हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, इस प्रकार का सवाल पूछा था। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले सरकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है सरकार, किस चीज़ के एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है सरकार, वो भी देख लीजिएगा। जैसे पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम बहुत बड़ी मात्रा में रिफाइंड तेल जो होते हैं, तेल में कच्चा तेल की बात करो, कच्चा तेल लाते हैं, उसको रिफाइंड करके हम फिर बाहर भेजते भी हैं, यूरोप में भी भेजते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात ही बढ़कर 898 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। भारत का रक्षा उत्पाद वित्त वर्ष 23 में 1,08,684 करोड़ रुपए हो गया है। शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में हमारा स्थान आ गया है। भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक हो गया। फुटवियर पैर में जो पहनते हैं, भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक भी हो गया है। ये भी ध्यान में रखने चीज़ है। भारत दुनिया में 2022 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का एक्सपोर्टर बन गए हैं हम। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में हम ये एक्सपोर्टर बने हैं। जब सरकार ने बोला है कि भारत में स्मार्टफोन क्यों नहीं बन सकते हैं। और आज जो आपके हाथ में फ़ोन है, मैक्सिमम फ़ोन असेंबल इन इंडिया होते हैं। हाँ, उसके पार्ट भले चाइना से आते, वियतनाम से आते हैं, मलेशिया से आते हैं या फिर ताइवान से आते हैं, लेकिन असेंबल उनको भारत में किया जाता है ना। तो असेंबलिंग में भी हम दुनिया में कहाँ पर आ गए हैं, एक्सपोर्टर में। तो हम छठा नंबर पर आ गए हैं और बहुत जल्द हम दुनिया में टॉप रैंक पर पहुँच जाएंगे। हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, है ना। लेकिन असेंबल हो रहा है बंधुओं भारत में, बना नहीं रहे हैं हम हिस्से, अभी भी भारत में हिस्से अभी बनाए नहीं जा रहे हैं। जैसे आईफोन जो लेटेस्ट आया है, उसका भी असेंबलिंग लाइन भारत में शुरू किया गया था। तेलंगाना भारत के फार्मा उत्पादन 30% से अधिक का योगदान देता है। देश में जितनी दवाई का उत्पादन होता है उसका 30% किस राज्य में होता है, तो तेलंगाना। ये पूछ सकता है आपसे। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन यूएस डॉलर का योगदान देना है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है। विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना हुआ। रेमिनेंस जो भारत में भारतीय लोग बाहर रहते हैं ना, भारतीय लोग बाहर रहते विदेश में, वो जो पैसा भेजते हैं तो उसमें हम पहले स्थान पर हैं। सबसे ज़्यादा पैसा भारत के जो अलग अलग देश में लोग रहते हैं, खाड़ी देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है अपने यहाँ पर। 2023 में प्रेषण में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इससे क्या मैनेज होता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मैनेज हो जाता है। व्यापार घाटा थोड़ा सा कम पड़ जाता है, क्योंकि डॉलर सारा देश से बाहर जाता है, खरीदते ज़्यादा हम दुनिया से, इसलिए 120 बिलियन डॉलर जब आ जाता है तो एक थोड़ा सा हमें रियायत मिलता है कि भाई बहुत सारा पैसा बाहर से भी आ रहा है। भारत दुनिया में अत्याधुनिक कुशल एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। भारत में इन क्षेत्रों में काम करने वाला कौन कौन सा, एआई, मशीन लर्निंग, एमएल में समझा चुका हूँ, इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है। बिग डेटा वर्कर्स में दुनिया में सबसे बड़े वर्किंग पूल का मतलब है कि अपने यहाँ पर प्रोफेशनल हैं। यहाँ पर 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। एग्जाम में जाने से पहले देख लें, कभी याद ना करें, क्योंकि पल पल बदलता रहता ही है। विश्व सेवा निर्यात, भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी 4.5% के आसपास है, 4.3% है। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा निर्यात भारत का स्थान दूसरा है। सांस्कृतिक मनोरंजन सेवा निर्यात भारत का छठा स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं हम, है ना। अगला चैप्टर कौन सा है, मध्यम अवधि परिदृश्य, नए भारत के लिए विकास दृष्टि। अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। ये 6 के 6 क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। जैसे याद करना है कीजिए, लेकिन कर लीजिए। निजी निवेश को बढ़ावा देना, विकास इंजन के रूप में कृषि, एमएसएमई का विस्तार, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, यानी कि कोई एजुकेटेड है तो उसको रोजगार भी मिले। रोज़गार नहीं मिला इसलिए तैयारी कर रहा है बीपीएससी की, यूपीएससी की और अलग एग्ज़ाम की, तो ये गलत ट्रेंड हो जाता है। अधिकांश युवाओं के साथ यही तो हो रहा है। एजुकेटेड हैं, बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, लेकिन रोज़गार नहीं मिला इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये भी हमने एक 6 लक्ष्य में से एक लक्ष्य रखा है। हरित परिवर्तन को वित्तपोषित करना, राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस करना। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमानों के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी 1559 वर्ष 2040 तक बढ़ती रहेगी। मतलब कि हमारे पास कामकाजी आयु जो है वो 2044 तक तो अपने पास पॉजिटिव में रहने वाला है। उसके बाद बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा भारत।
भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। उनमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है, स्किल नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने इस बार स्किल और इंटर्नशिप को लेकर कई सारी योजनाएं भी शुरू की है। 51.25 युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं, यानी 2 में से 1 अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हैं, अगर 100 युवा बैचलर डिग्री करके निकलते हैं तो उसमें से 50 युवा जो होते हैं उनके पास में स्किल नहीं होता है। इसमें क्या उनकी गलती है? बिल्कुल नहीं, आपने उन्हें नहीं पढ़ाया, आपकी गलती है, स्टेट की गलती है। ये स्टेट का मतलब बिहार और यूपी नहीं है, स्टेट का मतलब कोई भी सरकार है। आपने उनको नहीं पढ़ाया, आपने उनको जो पढ़ाया उन्होंने वो पढ़ा। आप उनको स्किल देते तो उनको मिल जाता स्किल, उनको रोज़गार मिल जाता। आपकी गलती है भाई, ये सरकार का दायित्व है, ये सरकार का कर्तव्य है आपको अच्छी स्किल देना। इसमें कोई उपकार नहीं कर रहा है, क्योंकि आप टैक्स का भुगतान करते हैं। बेरोजगार युवा अगर एक पेन खरीदता है तो उस पेन पर टैक्स है। कहाँ हैं आप? कॉपी किताब पर भी टैक्स है भाई। और किस चीज़ पर टैक्स नहीं है? तो लग्जरी आइटम पर टैक्स कम है भारत में अभी भी तुलनात्मक रूप से। तो आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको उसके बदले क्या मिलना चाहिए? स्किल मिलना चाहिए। कर्तव्य है सरकार का और आपका अधिकार है। तो यहाँ पर सरकार लैग कर रही है कि आधे युवा जो है हमारे वो रोजगार के लायक ही नहीं बन पाए हैं 2024 में। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। उनमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। लगभग 51.5% युवा रोजगार योग्य नहीं माने जाते हैं। 2 बार इसलिए पढ़ाया है ताकि ये याद रहे, आप इसका उपयोग करें कहाँ पर? तो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मेंस में सवाल पूछा जाता है आपसे, बीपीएससी मेंस में, तो वहाँ पर इसका उपयोग करें। 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता 442.8 गीगावाट है। क्या ये याद रखना है? हाँ, ये याद रखना है। हमने लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें स्विच करना है, ठीक है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो। सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए। इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 से 20,000 करोड़ जारी किए गए हैं। कोयला, सौर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कोयला के बाद दूसरा स्थान पर किस चीज़ से हम बिजली का उत्पादन करते हैं देश में? सोलर से। उसके बाद बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं, बड़ी बड़ी बांधें दिखती हैं उससे, फिर पवन चक्की, फिर गैस का स्थान आता है। ये भी क्रम ध्यान में रखिएगा, पाँचों प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात है। अगला देखिए क्या है, इसी में प्रत्येक गांव कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने और नागरिक को सरकार के प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान को शुरू किया गया। आयुष्मान भव अभियान को सितंबर 2023 में शुरू किया गया। एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। पीटी फैक्ट हो गया ये आपका। पोषण भी पढ़ाई भी मई 2023 में शुरू किया गया था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान और विकास निवेश 0.64% है, जो मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट पर हम खर्च करते ही नहीं हैं। अंग्रेजी राज्य में भारत को 2 नोबेल पुरस्कार मिले और अंग्रेजी राज के बाद जब भारत का अपना राज शुरू हुआ तो 0 नोबेल पुरस्कार हमें मिले हैं। नोबेल तो रिसर्च में ही दिए जाते हैं और तो किसी चीज़ में होता नहीं है ना? तो वो भी हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि R&D रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारत में खर्चा होता ही नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक ही लक्ष्य होता है कि इस आदमी को रोज़गार लायक बना देना है, वो भी नहीं बन पा रहे हैं, है ना? तो बस यही हमने लक्ष्य रखा हुआ है। अपने यहाँ पर रोज़गार अभी भी बड़ी समस्या है, इसीलिए लोगों का रिसर्च की तरफ में ध्यान नहीं जा पाता है। चीन लगभग में 2.5%, अमेरिका 3.5%, इजराइल 5.5% तक खर्च करता है। अब यहाँ पर 2.5% का मतलब आप कम मत समझिएगा। चीन की इकॉनमी 12 ट्रिलियन के आसपास है, अमेरिका की इकॉनमी 20 ट्रिलियन के आसपास है, हमारी तो 3-3.5 ट्रिलियन की है। तो उनका 2.5% बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका का 20 ट्रिलियन का 3.5%, आप समझ रहे कितना बड़ा होता है केवल R&D पर। तो हर साल नोबेल पुरस्कार अमेरिका को मिलता है, हर साल 2-3 के नाम होते हैं। आप देखिए, वित्त वर्ष 23-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 930 हो गया है, ये अच्छी चीज़ है।
2020 में शुरू किए गए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना। हमारी यहाँ जो बालिकाएं हैं वो विज्ञान में कम इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं, इसको लेकर भी हमने काम करना शुरू किया। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, तो बालिकाएं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विज्ञान विभिन्न प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में लड़कियों की जो कम संख्या है उसको एड्रेस करना है, उसको बढ़ाना है। कौन सी योजना, तो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। ज्योति तो आधे से ज़्यादा लड़कियों का भारत में नाम ज्योति पूजा ही होता है, तो ज्योति से आप याद रख सकते हैं कि भाई विज्ञान ज्योति किससे जुड़ा हुआ है, तो लड़कियों को साइंस पढ़ाना है 9वीं से 12वीं कक्षा तक के मूल रूप से। ओके, 10 जुलाई 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय बनाया गया। 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए। पीएम आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार कवर किए गए हैं। ये बड़ा ही अच्छी चीज़ था। अपने यहाँ पर मानसिक विकार को एक ही शब्द दे दिया जाता है, पागल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मानसिक विकार जो होता है बाकी सभी शारीरिक विकार से भी ज़्यादा घातक होता है। आपको इंसान दिखेगा सही, लेकिन हो सकता है वो डिप्रेशन में हो। तो इसीलिए इस बार क्या किया गया, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत में 22 मानसिक विकार को भी स्वास्थ्य बीमा में लाया गया। अब उनका भी आप इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं आयुष्मान भारत के तहत में। तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है, जबकि बिहार और यूपी में क्रमशः 20% और 25% हैं। देश की गरीब आबादी का 20% यूपी में और अपना सगा भाई 30%। 20% किस में है, तो 20% बिहार में है, यूपी में 25% है। बिहार में यूपी में 25% हो गया। यूपी की आबादी भी कितनी है, तो 20 करोड़ कब था भाई, तो 2011 में, तो 25 करोड़ तो हो ही गया होगा कम से कम तो 25 करोड़ हुआ होगा। बिहार की आबादी कम से कम 14-15 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही गई होगी। तो इसका 20% मतलब गरीब आबादी को हमने समेट कर रखा हुआ 2 राज्यों में। अब क्यों रखा हुआ है वो आप भी जानते होंगे। रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर 2022-23 से बेरोजगारी दर घटकर 3.5% हो गई। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो आंकड़ा में हेरफेर है। खैर इसको याद कर लीजिएगा, बेरोजगारी दर घटी तो नहीं है, बल्कि कई सारे जो आंकड़े दिखाते हैं उसके हिसाब से युवाओं में बेरोजगारी दर आज भी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी दर को ये लोग इस हिसाब से मानते हैं कोई भी रोज़गार मिल गया तो चल गया। अब PhD करके आदमी अगर SI बन रहा है तो वो उसका जो पढ़ाई लिखाई है उसका दुरुपयोग हो गया है ना। उसको रोज़गार भले मिल गया, लेकिन आपने एक अच्छे खासे वेल क्वालिफाइड लोग जो प्रोफेसर बहुत शानदार बन सकते थे उनको आपने SI बना दिया। बेरोज़गारी के, इसको भी बेरोज़गारी ही मानना चाहिए मेरे हिसाब से। भले उसको रोज़गार मिल गया लेकिन उसके उपयुक्त रोज़गार नहीं मिला उसको, है ना। सरकार ने AI सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए देश के युवाओं को AI से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की है, जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम UI, यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022। ये सब AI से जुड़ने के लिए आपको शुरू किया गया। AI से जुड़िए आप भी। 21-22 में 77 लाख कर्मचारी गीग इकॉनमी में लगे हुए हैं। आप समझ जाइए इनका रोजगार का आंकड़ा क्यों सही है। 77 लाख कर्मचारी गीग इकॉनमी में हैं, ठेका पर हैं। गीग इकॉनमी का मतलब क्या होता है, ठेका पर लगे हुए हैं। आपके यहाँ जो डिलीवर करने आते हैं वो भी गीग इकॉनमी में ही आते हैं। जबकि 29-30 तक गीग वीक वर्कफोर्स 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। कितना, 2.35 करोड़ तक बढ़ जाएगा 2029-30, अगले 5 वर्षों में। 5 वर्ष भी अब नहीं रहे तो। PM विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेडों में कारीगर और शिल्पकारों को एंड टू एंड सहायता प्रदान करेगा। कृषि और खाद्य प्रबंधन यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। ठीक है भाई, भारतीय कृषि क्षेत्र में 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है। वर्तमान मूल्य पर देश की सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.5% के आसपास मानी जाती है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये याद रखिएगा आंकड़ा। तिलहन उत्पादन 41.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है। 23-24 में खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन से थोड़ा सा कम है। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक एक सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया गया है। माइक्रो इरिगेशन को लेकर जो बनाया जाता है उसकी बातचीत यहाँ पर हो रही है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया गोल्ड की शुरुआत की गई है।
यूरिया गोल्ड की क्या खासियत होती है बंधुओं? यूरिया गोल्ड की तो ये इसकी खासियत होती है कि इसमें सल्फर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। 22-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो विश्व में तीसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर 22-23 फाइनेंशियल ईयर। वैश्विक उत्पादन का 8% मछली भारत में उत्पादन होता है। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसलों टमाटर, प्याज, आलू से बढ़कर 22 जल्दी खराब होने वाले फसलों तक कर दिया गया है, जिससे 10 फल, 11 सब्जियां और एक समुद्री यानी कि झींगा मछली को भी शामिल किया गया। ऑपरेशन ग्रीन क्या था? तो ये था कि भाई ये जो फसल हैं ये ख़राब ना हो और इनके दामों में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, तो ऑपरेशन ग्रीन जरूर ध्यान में रखिएगा। मुख्य रूप से इनको ख़राब होने से बचाना था, ठीक है। एक टॉप कार्यक्रम भी चलाया गया था बहुत पहले, जिसका उद्देश्य था कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो इनका दाम नहीं बढ़ने देना है। आज टमाटर कम से कम 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार का कार्यक्रम होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग मध्यम और लघु दोनों अपरिहार्य। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित हैं, जो जेनेरिक दवाओं का निर्माण करती हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्याता है, दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है। शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक भी है। वित्त वर्ष 2022 में वित्त वर्ष 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में 4,445 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे इन सभी राज्यों में, ठीक है। सेवाएं विकास के अवसरों को बढ़ाना, 11वां चैप्टर ये पर आ गए, 2 ही चैप्टर और बचा हुआ है, तो देखिएगा अंत तक। भारत की वृद्धि महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर स्किल्ड जॉब बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। स्किल्ड, जिनके पास में उच्च कौशल है, उन्हीं को जो रोज़गार मिलता है आसानी से। यहाँ पर कम स्किल वालों को भी मिलता है, लेकिन हाई पेबल जो जॉब है वो हाई स्किल्ड वाले लोगों को ही मिलता है सेवा सेक्टर में। सर्विस सेक्टर की बात करें हम लोग। वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था कुल आकार का 55% ये हो गया है, 55% हो गया है। वित्त वर्ष 24 के दौरान सेवाओं का आयात 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के कुल निर्यात का 44% हिस्सा सेवा निर्यात का ही रहा है। भारत अगर 100 रुपये का निर्यात करता है तो 144 रुपये सर्विस एक्सपोर्ट पर ध्यान देता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है, जो 2023 के लिए एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत को 15वां स्थान दिया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने एनएच पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए व्यापक 4E रणनीति, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी, केयर एंड एजुकेशन की तैयारी की है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजारों में से एक भी है। विमानन का मतलब होता है अपने यहाँ पर विमान से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं अब वो ज़्यादा डिमांड में है। विमान भी ज़्यादा डिमांड में हो सकता है, उसके टिकट भी ज़्यादा डिमांड में हो सकते हैं। तो विमानन उसको एक शब्द दे दिया जाता है कि इस उद्योग भी है जो दुनिया में सबसे तेज़ी गति से ग्रो कर रहा है, क्योंकि कई सारे एयरपोर्ट बने हैं देश भर में। उसके साथ साथ लोग भी अब टिकट परचेज करने की स्थिति में अच्छी खासी आबादी अपने देश में आ गई है। ओके। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों की संख्या 37.6 करोड़ हो गई है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आबादी है। यूरोप की आबादी समा गई इसमें। तो घरेलू 30.6 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय 7 करोड़ तक पहुंच गई है। 2023 से 92 लाख से अधिक पर्यटक भारत में आए हैं, 92 लाख। इजराइल की आबादी 40 लाख है। 2 इजराइल प्लस 10 लाख की आबादी वाला कोई और एक देश जोड़ लीजिए तो उतने लोग भारत आए हैं, 12 लाख। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गए हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टार्टअप, नए उद्योग जो होते हैं, 31,000 स्टार्टअप हैं। सरकार ने स्टार्टअप को फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स की भी स्थापना की है। मार्च 2024 के अंत तक भारत में कुल टेली घनत्व 100 की जनसंख्या पर टेलीफोन की जनसंख्या 85.7 हो गया है। 15 लोगों के पास अभी भी फ़ोन नहीं है। वायरलेस टेलीफोन के कनेक्शन की संख्या 116.5 करोड़ हो गई है। इंटरनेट ग्राहक 95.4 करोड़ हो गए हैं। इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2% हो गया है। इंटरनेट का डेंसिटी कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, किस एरिया में किस तरह का हो रहा है। 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर की केबल लाइन बिछाई गई है। कौन सी योजना इसके लिए? तो भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट। भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी विकसित करने और तैनात करने के लिए मार्च 2023 से भारत 6G विजन दस्तावेज को लॉन्च किया गया है।
भारत 6G अलायंस को जुलाई 2023 में सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविद आदि के लिए सहयोग के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार हो जाएगा। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन जो खरीद बिक्री करते हैं आप, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अवसंरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 तक कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में 7 MMLP प्रदान करने की योजना भी बनाई गई है। सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को विकास कर रही है। मतलब 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सरकार देश भर में बना रही है। 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर और 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। लेकिन रेल नेटवर्क की स्थिति अच्छी नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त कई सारी गाड़ियां हो रही हैं। कई सारे जगह जो न्यूज़ आते हैं कि मैन मेड कारण से हो रहा है, लोग जानबूझकर दुर्घटना कर देते हैं। तो ये भी रोकना तो सरकार का ही काम है ना। अगर कोई जानबूझकर भी कर रहा है तो आप उनको पकड़ के सख्त सज़ा क्यों नहीं देते हैं। रेलवे में कितने लोग सफ़र करते हैं रोज़, उनका सुरक्षित होना ज़रूरी है। तो रेलवे हमारा दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रोज़गार प्रोवाइड बहुत ज़्यादा करती है। भारत में 2 एवरग्रीन होते थे रोज़गार देने को लेकर। एक होता था आर्मी और एक होता था रेलवे। युवाओं को जो सामान्य कॉलेज से BA MA करते थे, उन युवाओं के लिए सबसे अच्छा होता था रेलवे और आर्मी में जॉब। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक इनकी वैकेंसीज़ दिनों दिन कम हो गई हैं। आती हैं NTPC वगैरह की। आर्मी की वैकेंसी जो है अग्निपथ जैसा हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा रोज़गार पहले देते थे और इसके लिए खूब मेहनत भी करते थे। छोटे शहरों में अगर आप जाएंगे तो दिख जाएंगे आपको युवा वगैरह दौड़ते हुए आर्मी के लिए। रोज़ दौड़ते हैं, अद्भुत रूटीन होता है उनका। तो लेकिन खैर आ जाइए यहाँ पर। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है। विश्व भर में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग 2014 में 44वें स्थान से सुधरकर 2023 में 22वें स्थान पर आ गई है। महाराष्ट्र के वाधावन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी भी दे दी गई है। वाधावन लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में ये बनाया जा रहा है बंदरगाह। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह का पर्यटन और अन्य पहलुओं के चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। निकोबार प्रोजेक्ट तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिनमें से 12 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास शहरी 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। वर्तमान में कुल 27 शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो लाइन या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइनें चालू हैं। 939 किलोमीटर निर्माणाधीन है। ये मेट्रो का और भी विस्तार किया जाएगा। जैसे पटना मेट्रो भी निर्माणाधीन ही है। बहुत पहले पटना गया था, तब से लेकर आज तक निर्माणाधीन ही चल रहा है। कुछ दिन पहले मेट्रो स्टेशन के लिस्ट आ गए, भले ही हाँ मेट्रो स्टेशन का लिस्ट आ गया है, आप अगर देखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अभी भी निर्माणाधीन ही है। सरकार को चाहिए जल्द चालू करना चाहिए। पटना को एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की परम आवश्यक है ना। AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2030 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में 75वां स्थान हासिल किया। NH निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़कर 14.89 करोड़ से अधिक हो गया है। ग्रामीण परिवारों तक पहुँच गया है ये। अगला और अंतिम चैप्टर है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। हमें इस समस्या को अपने नज़रिए से क्यों देखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक रणनीतियाँ त्रुटिपूर्ण हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण समस्या के जड़ है, यानी अति उपभोग की समस्या को हल नहीं करता है। पश्चिम में घर से निकलेंगे तो गाड़ी लेकर ही निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं करेंगे और प्लास्टिक उपयोग हद से ज़्यादा करेंगे। तो पश्चिमी जीवन शैली जो है कहीं न कहीं ये जलवायु को नुकसान पहुँचाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बड़ी मात्रा में दुर्लभ भू खनिजों के खनन के वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाने में योगदान दिया है। उनकी प्रथाएं प्रकृति के साथ मानवता का अंतर्हीन संबंधों को अनदेखा करती है। भारत को अपनी मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथा को जरूर अपनाना चाहिए। भारत का जो प्रथा रहा है उसको ज़रूर अपनाना चाहिए। जहाँ पर एक कपड़ा अगर पुराना हो जाता है तो उसको पहन कर होली खेलते हैं, उसके बाद वो फट जाता है तो घर में पोछा के तौर पर यूज करते हैं, या तो फिर साइकिल गाड़ी पोछने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक चीज़ को हम तब तक उपयोग करते हैं जब तक वो पूरी उपयोग के लायक न बचे। तो ये भारत का प्रथा है जहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हम नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने मंच दिया था, क्या दिया था मंत्र, तो मिशन लाइफ।
लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अनुकूल अपना जीवन शैली ही क्यों न बनाएं। ये प्रधानमंत्री जी का मंत्र था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ग्लासगो में उन्होंने बोला था, बाकी पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था 2022 में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने इकोनॉमिक सर्वे करवा दिया है आपको, और अगले वीडियो में इसके MCQ वगैरह भी मैं अलग से करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप आपने कुछ तो सीखा होगा वीडियो से, कुछ तो सीखा होगा। 2 बार इसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।